Students, hope you all are fine. Today we will discuss the topic of permanent method. ठीक है बेटा, तो आपकी बायोलॉजी क्लास का ये जो है चैप्टर अभी चला हुआ है, तो इसमें हम परमानेंट मेथड की बात करेंगे। तो परमानेंट मेथड क्या होते हैं भाई? जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड एक बार यूज किए जाते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, ये परमानेंट मेथड के अंदर सर्जिकल मेथड आते हैं। क्या आते हैं बेटे? सर्जिकल मेथड। तो इसके अंदर वेस्कोटोमी में क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इज ब्लॉक्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी कंटिन्यू एंड सीमन आल्सो स्पर्म कम्स आउट। भाई इसमें क्या होता है? स्पर्म को रोकना होता है, यानी हम वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात। इसमें क्या होता है, अगर मेल का ऑपरेशन होता है तो उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एज इट इज रहता है। वही चीजें मतलब इसके अंदर क्या रहती है बेटा? एज इट इज रहती है। अब बात आती है हॉर्मोन्स क्या होते हैं? नॉर्मल रहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज कट रिमूव्ड बाय द स्मॉल इंसिजन। एक स्मॉल इंसिजन के द्वारा जो है ये पार्ट कट कर दिया जाता है इसका, जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया था भाई बच्चों। तो इसमें क्या कर देते हैं बेटा? स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज कट वाया द स्मॉल इंसिजन थ्रू द स्क्रोटम। भाई स्क्रोटम के अंदर से मतलब क्या है, उसको वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड oogenesis। भाई ओवा के ट्रांसफर को बंद कर दिया जाता है। oogenesis प्रोसेस इसके अंदर कंटिन्यू चलता रहता है। फीमेल के अंदर भी जो है हार्मोन क्या रहते हैं? एज इट इज रहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता ऑपरेशन होने के बाद। स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड अप वाया ए इंसिजन थ्रू द वेजाइना और एब्डोमेन। भाई फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है इसमें। अब बात आती है बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? अगर कोई भी इमरजेंसी में कोई ऐसी चीज हो गई जिससे भाई लेडीज को प्रेगनेंसी का रिस्क है, तो उसमें क्या होगा? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन लाइक रेप केस, अगर किसी के साथ कोई रेप हो जाए या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोइटस, या उसने कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, या फिर कोई भी फेल्यूर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट वाज यूज्ड इमरजेंसी, या उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया और वो फेल हो गया, तो उससे क्या है बेटा? उसकी प्रेगनेंसी के रिस्क जो है ज्यादा रहेगा। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड प्रिवेंट ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। तो इसमें क्या है? टू बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। अगर उसके साथ ऐसी कंडीशन हुई है, या तो उसको अनप्रोटेक्टेड उसने क्या है सेक्स वगैरह किया है, या फिर उसको क्या है उसके साथ कोई रेप कंडीशन हो गई है, या फिर कोई अदर उसने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रखा था और वो फेल हो गया है, यानी किसी तरह से स्पर्म उसकी मतलब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या लेंगे? तो 72 घंटे के अंदर उसने कोई ना कोई ऐसी टैबलेट वगैरह लेनी चाहिए जिससे वो प्रेगनेंसी रुक सकती है। जैसे बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, जैसे N72। ठीक है ना? N72 उसका नाम ऐसे है कि भाई वो 72 घंटे के अंदर जो है वो ली जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन एलोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ओरल कंट्रासेप्टिव और IUDs टू बी गिवन। उसको बेटा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दी जाती है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिक्सर होता है, और वो पिल्स क्या करती हैं? उसकी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है भाई? तो इसकी एक पिल का नाम है अनवांटेड 72, जो कि मैंने अभी बताया था। अब बात आती है साइड इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हम यूज करते हैं या पिल्स लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? एक तो नोजिया। नोजिया मतलब क्या? उसका जी में चलाना स्टार्ट हो जाएगा। कई बार उचाटी सी बन जाती है ना, कोई टैबलेट आपने कोई गलत ले ली तो क्या है, जी में चलाना स्टार्ट हो जाता है, भाई मन खराब हो जाता है। तो नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये ऐसी टैबलेट लेने से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो सकती है? इरेगुलर हो सकती है बेटा। और इसने क्या कहा? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग स्पॉटिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उस लेडीज को अगर उसने बहुत ज्यादा ये टैबलेट अगर इस तरह की यूज कर ली तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले उसको स्पॉटिंग हो सकती है, यानी ब्लड फ्लो आउट बीच बीच में उसको स्पॉटिंग हो सकती है। एब्डोमेन पेन, उसके पेट वगैरह में क्या है? दर्द हो सकता है यहाँ नीचे। अब क्या है बेटा? थ्रू रेयर ब्रेस्ट कैंसर। अब दो रेयर ब्रेस्ट कैंसर, और ऐसी पिल्स वगैरह यूज करने से उसको ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बना रह सकता है। अगर भाई बहुत सारी लड़कियां आजकल क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है, ऐसी टैबलेट वगैरह आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है मार्केट के अंदर, बहुत सारे बच्चे जो है ना इनका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है भाई? वो उनके लिए क्या है? खतरनाक चीजें हैं,
हार्मफुल है। अब बात आती है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एमटीपी, यानी किसी भी बच्चे को जो है पेट के अंदर जो है हम अबॉर्ट करवा देते हैं, एमटीपी मतलब मार देते हैं उसी बच्चे को। तो इसने क्या कहा, दीज आर वॉलेंट्री एबॉर्शन। तो ये क्या है बेटा, वॉलेंट्री एबॉर्शन है या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। वर्ल्ड वाइड 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड पर ईयर। अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड में बेटा जो है 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चों को पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। और 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, और ये टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है बेटा। इसने क्या कहा, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन बट वाजंट एम ऑफ एमटीपी। भाई एमटीपी का ये एम नहीं है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी लोग क्या है भाई बच्चे को पेट के अंदर उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के, और उनको कईयों को पता चल गया कि भाई इसके अंदर तो जो है बेटी मतलब इसके अंदर जो बच्चा है वो लड़की है, तो उसको क्या करवा देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब बात आती है एमटीपी टू बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉलोइंग सिचुएशन। एमटीपी किसकी कंडीशन में होती है भाई, रेप केसेस में करवा सकते हैं आप, फेल्यूर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव वर्किंग, अगर आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा यूज कर रखा है और वो फेल हो गया तो उस कंडीशन में भी एमटीपी होते हैं। रिस्क टू मदर और फिटस एक्सेप्टर, या किसी भी कोई पेट में बच्चा है और उसके बच्चे को जन्म देने में उसकी मम्मी को रिस्क है या फिर बच्चे को रिस्क है। कई कंडीशन में ऐसा हो जाता है ना भाई, डॉक्टर बोल देते हैं या तो माँ को बचाओ या फिर बच्चे को बचा लो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब भाई जो माँ का ब्लड है और बच्चे का ब्लड है कई बार मैच नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं, या तो भाई आप मम्मी को बचाओ या फिर बच्चे को बचाओ। तो उस कंडीशन में भी एमटीपी जो है हम करवा देते हैं। एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971 एंड इट मॉडिफाइड टाइम टू टाइम। भाई जो एमटीपी है ना वो लीगलाइज थी, इंडिया के अंदर लीगल थी 1971 में, फिर इसको बाद में टाइम के हिसाब से इन चीजों को मॉडिफाई किया गया, मतलब कुछ चीजों के अंदर अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता रहता है ना, बदलते रहते हैं चीजों को। तो इसमें क्या है, एज पर एमटीपी अमेंडमेंट लॉ 2017, फिर एमटीपी का में कुछ अमेंडमेंट हुए तो 2017 में कुछ और सुधार किए गए। एमटीपी इज टू बी परफॉर्म्ड, तो एमटीपी क्या है भाई, जो 2017 का एक्ट था एमटीपी में क्या बताया, ये प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक, अगर किसी भी फीमेल के अंदर 12 वीक की प्रेगनेंसी है, 12 वीक मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो क्या होगा, एमटीपी कैन बी परफॉर्म बाय ओपिनियन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है आप उससे जाके वहां पे वो गर्भपात करवा सकती है, यानी वो वहां पे एबॉर्शन करवा सकती है। दूसरी चीज, इफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक बट लेस देन 24 वीक, अगर प्रेगनेंसी बेटा 12 वीक से ज्यादा है और 24 वीक से कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड बट सेकंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट फ्रॉम कॉमन ओपिनियन। तो इस किसके बेस के ऊपर एमटीपी करनी पड़ेगी, ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ। भाई उस कंडीशन में अगर उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक से ज्यादा है तो वहां पे क्या है, क्या करनी पड़ेगी, उसका ग्राउंड देखा जाएगा कि भाई ये बच्चे की क्यों एमटीपी करवाना चाह रहे हैं, क्या इनकी कंडीशन है। भाई उसको क्या पता लड़कियां हो रही हो ज्यादा हो, लड़के की वेट में बहुत सारी एमटीपी करवा रखी हो उसने, ठीक है ना, तो वो उसके क्या है वो देखी जाएगी बेटा क्या सिचुएशन है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द सच प्रेगनेंसी लाइफ रिस्क टू मदर, अगर बेटा उसकी प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा है और 24 वीक से कम है और इस कंडीशन में अगर उसका अबॉर्शन करवाएंगे तो उस फीमेल को जो है मरने का रिस्क रहेगा, भाई उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पर पेट के अंदर बच्चा जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लाइफ रिस्क टू मदर, फिजिकल मेंटल इंजरी टू मदर, भाई जो मदर होती है वो फिजिकली भी इंजर्ड हो सकती है और वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकती है इस एज में अगर हम अबॉर्शन कराएंगे तो और क्या है बेटा, फिजिकल मेंटल इंजरी मदर एंड फीटस, भाई जो बेबी है वो उसका बच्चा है अगर उस कंडीशन में एमटीपी करवाएंगे तो वो भी क्या है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। फीटस कैन बी सीरियस हैंडीकैप्ड, और जो फीटस है यानी उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो हैंडीकैप्ड भी हो सकता है इस कंडीशन में। अब बात आती है बेटा एसटीडी। एसटीडी क्या है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से फैलती हैं, जिनको एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कोई आदमी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गया ड्यूरिंग
सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको वो बीमारियां जो है वहां पे उस बॉडी से, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से हेल्दी पर्सन में वो आ सकती है, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये कुछ इस तरह की जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं बेटा। तो इन्फेक्शन, एसटीआई और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वनरल डिजीज, वीडी, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वनरल डिजीज भी बोल सकते हैं। अब ये जो बीमारियां हैं वो कैसे फैलेंगी, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया तो उससे भी फैलेगी। अब ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स, ऑल्सो सेपरेट बाय द इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड। अब बेटा जो हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है और HIV एड्स है, तो ये बीमारियां क्या है बेटा, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलती हैं। अब बात आती है किसी, अब पता तो नहीं लगेगा भी किसी को HIV है ना, क्योंकि जो HIV है वो क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में आजकल फैला हुआ है, ठीक है ना। रोहतक के अंदर भी मतलब कई लाख लोग जो है HIV के से इन्फेक्टेड लोग हैं, जो कि इनकी जो पहचान होती है वो गुप्त रखी जाती है बेटा, ठीक है। अब किसी को HIV है और उसके कांटेक्ट में कोई आदमी आ गया, या कोई किसी लेडीज को है या किसी जेंट्स को है, तो वो किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उसको तो मतलब 3-4 महीने तो पता भी नहीं लगेगा कि भाई तू HIV इन्फेक्टेड हो चुका है। पहले तो क्या है, HIV होता है, HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस का अटैक होता है। क्या होता है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है भाई। अब उसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन इम्यूनो वायरस का अटैक हो गया। अब इस HIV को एड्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, कम से कम मतलब 5-6 महीने लग जाते हैं। फिर अगर ये बीमारी एड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो आदमी के बॉडी के ऊपर पिंपल्स वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे, उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बीमार सा रहना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी बॉडी के मतलब ठीक नहीं रहेगी बेटा, बार बार उसको बीमारियां घेरना स्टार्ट कर लेंगी। फिर कभी वो कोई मेडिकल के अंदर चेकअप कराने जाएगा तब उसको पता चलेगा यार तू तो तेरे को तो एड्स हो गया है। तो जो ये बीमारियां है बेटा, ये क्या है, ये किसी भी अनप्रोटेक्टेड मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से या कोई इन्फेक्टेड नीडल के मतलब से आपको बीमारी हो सकती है। मान लो किसी को एड्स है और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया, वही नीडल आपको यूज कर दी तो आपको भी एड्स हो जाएगा। या फिर किसी कहीं पे आप भाई नाई के पास गए हैं, कोई दाढ़ी बनवाने लगे हैं और उसने ब्लेड से किसी HIV पेशेंट के दाढ़ी बनाई है या बाल काटे हैं, तो उसे क्या है, उसके मान लो उसको ब्लेड लग गया और वो ब्लेड आपके ऊपर यूज कर दिया, तो क्या है, उसका ब्लड आपकी बॉडी के अंदर गया और तो आपको भी HIV के चांसेस हो सकते हैं। या फिर किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आपको आपका या किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपको ब्लड की नीड पड़ गई, और वहां पे क्या है, वहां पे उनके बैंक के अंदर, ब्लड बैंक वालों के पास कोई ऐसा ब्लड है जो कि टेस्ट नहीं किया गया, यानी वो एड्स वाले व्यक्ति का ब्लड आपके ब्लड के अंदर अगर चढ़ गया तो आपको भी एड्स की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से बेटा ये बीमारियां फैलती हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है एज ग्रुप मैक्सिमम रिस्क। अब जो ये जो बीमारियां हैं ये कौन सी एज में सबसे ज्यादा फैलती है बेटा, 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात आती है अर्ली सिम्टम्स आर वेरी माइनर, ऑफन सम फीमेल में रिमेन्स सिम्टम्समेटिक एब्सेंस ऑफ द सिम्टम्स। हाँ, जो फीमेल है बेटा उनके अंदर ये सिम्टम्स स्टार्टिंग में दिखाई ही नहीं देते, एंड लेटर इट में कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और बाद में इन चीजों के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एड्स वाले व्यक्ति का आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसको एड्स है या नहीं है, वो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। अब बात आती है अर्ली सिम्टम्स क्या है। अब जो इनके जो सिम्टम्स है ये क्या है बेटा, बेटा एड्स वगैरह के, सिफिलिस वगैरह के, स्वेलिंग ऑफ गोनेड्स, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, फ्लूइड डिस्चार्ज, उसके अंदर से फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड निकलेगा, पेन ऑफ द गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गोनेड्स के अंदर क्या पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा, रेडनेस स्वेलिंग, जो आपके जेनेटाइल पार्ट है वो क्या है रेड हो जाएंगे और उनके ऊपर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इचिंग एंड मोर अंडर डिटेक्टेबल। मतलब ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स जो है जो स्टार्टिंग में जो अर्ली इन्फेक्शन है उसमें डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब बात आती है बेटा लेट सिम्टम्स। अब किसी को ये बीमारियां होगी जैसे एड्स वगैरह, तो बाद में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज लाइक इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद यूट्रस फैलोपियन ट्यूब।
अब ये इन्फेक्शन उसका बहुत ज्यादा फैल के फेलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी, भाई उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। स्टिल बर्थ, बोर्न चाइल्ड डेड, अब मान लो किसी ने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चे की भी डेथ हो सकती है, मतलब। और फिर क्या है बेटा, एबॉर्शंस, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ की उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैंसर भी हो सकती है बेटा। ठीक है बेटा। इम्प्लांटेशन अकर एनीवेयर एल्स अदर देन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर को छोड़ के कहीं पे भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। अब बात आती है बेटा, जो ये बीमारियां है ना, ये कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिक एजेंट होते हैं जिनसे ये फैलती है। अब ये किन से फैलती हैं, ये इसके अंदर कुछ दिखा रखे हैं कुछ पॉजिटिव एजेंट। अब जैसे एड्स इसने बताया, एड्स किससे, एड्स की क्या है फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या वायरस है, स्टार्टिंग में तो एचआईवी होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, फिर ये एक्वायर्ड कर लेता है, पूरी बॉडी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है ये वायरस। अच्छा, एचआईवी का इलाज क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि जो एचआईवी वायरस है वो ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। अब एचआईवी वायरस को मारने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले सेल को मारना पड़ेगा। अब सेल को मारेंगे वायरस को मारने के लिए, तो हमारी जो गुड सेल है वो मर जाएंगी। ऐसे ही बेटा कैंसर है, कैंसर क्या करती है, कैंसर जो अच्छी सेल्स है ना उनके अंदर मतलब वो फैलती है बीमारी। अब कैंसर डिजीज को मारने के लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए हमारी अच्छी सेल्स को भी मारना पड़ता है। उसको कैंसर के अंदर क्या कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, स्नेक वेनम होता है यानी सांप का जहर होता है। अब तुमने देखा होगा जिस भी आदमी को कैंसर हुआ था और उसको 1-2 कीमो देने के बाद उसके सबसे पहले तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वो बेचारा गंजा हो जाएगा, या तो उसके बाल स्टार्टिंग में सफेद होंगे फिर वो झड़ जाएंगे। अब क्या है, वो क्या है, बॉडी के अंदर जा तो जहर ही रहा है ना कीमो के थ्रू, स्नेक वेनम, लेकिन क्या है फर्क इतना रह जाता है, जो आदमी 6 महीने में मरना होता है 2-3 महीने वो निकाल देगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इन जैसे एड्स है या फिर कैंसर है, इनका इलाज क्यों नहीं हो पाया अभी तक, क्यों नहीं इनकी ऐसी वैक्सीन बनी है, क्योंकि जो एचआईवी वायरस है वो क्या बॉडी की सेल के अंदर रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देता है एक टाइम पे। अब उस वायरस को मारने के लिए या तो फिर अच्छी सेल को मारना पड़े, अब अच्छी सेल मार दी तो फिर हम खुद मर गए, तो इसलिए इनकी मेडिसिन नहीं बन पाई है बेटा प्रॉपर। हाँ, एड्स वगैरह की जो है थोड़ा बहुत रोकथाम हो सकती है, आदमी 10, 12, 15, 20 साल जो है और निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये बात है भाई। अब बात आती है जेनेटाइल वार्ट, भाई ये जो बीमारियां हैं, क्लाइमेटाइसिस, गुनोरिया, गुनोरिया मैंने बताई थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये नेसीरिया गोनोरिया से होती है भाई। सिफिलिस भी एक ऐसी बीमारी होती है, इसमें क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना गलने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत गंदी बीमारियां हैं। अब ये क्या है, जेनेटाइल हार्ट, ये भी भाई जेनेटाइल ऑर्गन के ऊपर वार्ट्स हो जाएंगे, उसके ऊपर तुमने वार्ट्स तो समझते हो ना क्या है, कई बार जैसे पैरों के अंदर डील हो जाती है, वार्ट हो जाते हैं, ये हो नहीं जाते पैरों के अंदर, इनको वार्ट बोलते हैं। वो चलना भी मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होते हैं बेटा वार्ट, ठीक है ना। तो जेनेटाइल ऑर्गन्स के ऊपर हो जाएंगे। अब जैसे एड्स है, ये एचआईवी वायरस से फैलती है, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचआईवी ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस, ठीक है ना बेटा। फिर हेपेटाइटिस है, एचबीवी हेपेटिस वायरस से फैलती है ये। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, ये इनके जो है पॉजिटिव वो है एजेंट, ठीक है। तो इनको जो है ना एक बार वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ये आपके एनसीईआरटी में वैसे गिवन है। अब बात आती है बेटा, एक्सेप्ट जेनेटाइल हार्ट, एड्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ऑल अदर आर कंप्लीटली क्यूरेबल डिटेक्टेड अर्ली। अब ये कह रहा है अगर किसी को जेनेटाइल हार्ट हो जाए या एड्स हो जाए, तो ये जो बीमारियां है ना ये स्टार्टिंग में पता लग गई तो ये डिटेक्ट होगी, मतलब एड्स का स्टार्टिंग में पता चल गया या कैंसर का स्टार्टिंग में पता चल गया, तो वो क्या है, वो अगर पहले डिटेक्ट कर ली जाती है तो उनका इलाज कुछ हद तक पॉसिबल हो जाता है, उनके ऊपर क्या है कंट्रोल हो सकता है बेटा उन बीमारियों के ऊपर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड अननाउन मल्टीपल सेक्स पार्टनर। अब ये चीजों से कैसे बचा जा सकता है भाई, मतलब जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो क्या है जितने भी मतलब आदमी के मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। यूज ऑफ कॉन्डोम्स इन केस ऑफ डाउट टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स, भाई अगर किसी भी केस में अगर आपको डाउट है तो आपको क्या है किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके आपने सलाह लेनी चाहिए कि भाई आप क्या करना है। अब बात आती है बेटा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, जिस इंसान को मतलब क्या है वो जो बेबी प्रोड्यूस ना कर पाए, जो बच्चे पैदा ना कर पाए, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इनफर्टिलिटी बोलते हैं उसको, यानी लेडीज के अंदर इसको क्या बोलते हैं, बांझपन बोलते हैं। कई लेडीज बांझ हो जाती हैं भाई, उनको बच्चे पैदा नहीं होते, तो वो क्या है इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं बेटा, कई लड़कियां वगैरह जो है बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हैं टाइम से पहले, उनकी फेलोपियन ट्यूब जो है दब जाती है,
फैट के कारण। अब वो क्या है, ओवम जो है ना बॉडी में मतलब अच्छे से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब जो एम्पुला है वहां तक ओवरी की फेलोपियन ट्यूब अगर दब गई, कहीं से प्रेस हो गई, तो ओवा जो है ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी उसके अंदर। और भी बहुत सारे इनफर्टिलिटी के चांसेस है। बहुत सारी लड़कियां जो है ना ऐसी टैबलेट्स वगैरह शादी से पहले ऐसी यूज कर लेती हैं जो कि आगे लाइफ में अपने बच्चे ही पैदा नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें। अब ये बताएगा ये क्या बोल रहा है, कपल्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटिस फॉर 2 years आर स्टिल अनेबल टू कंसीव आर कॉल्ड इनफर्टाइल। अगर कोई भी कपल्स अनप्रोटेक्टेड कॉन्टेक्ट में है और शादी से पहले वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है और उसके बदले में वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोई टैबलेट उस लड़की को दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, लड़की इनफर्टाइल हो जाएगी, जिंदगी में कभी भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन इतने डाल लिए हैं पहले ही, शादी से पहले, तो आगे माँ भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसी गलतियां कर देते हैं भाई। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या है, फॉर दोज कपल्स हु हैव नेवर कंसीव्ड। पहले तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है कि वो कपल्स जो कभी भी कंसीव्ड ही नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या है, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसके अंदर क्या है, कपल्स हु हैज कंसीव्ड अर्लियर बट अनेबल टू डू सो नाउ। ऐसे कपल जो पहले तो कंसीव कर सकते थे लेकिन अब वो कंसीव नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी या कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी टैबलेट वगैरह ले ली जो कि अब कंसीव करने के लिए वो कंसीव करने के योग्य ही नहीं बचे। अब बात आती है बेटा इनफर्टिलिटी में भी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कॉन्जेनिटल बाय बर्थ डिजीज एक्सेट्रा। जो इनफर्टिलिटी है ना बेटा, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कोई भी बच्चा जन्म से इनफर्टाइल पैदा हो जाए, भाई उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड ना हो, तो वो तो इनफर्टाइल ही रहेगा। दूसरा, उसकी कुछ फिजियोलॉजिकल भी कुछ कमियां रहती हैं उसके अंदर, कुछ कॉन्जेनिटल होती हैं बाय बर्थ से ही होती हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी बीमारी हो जाती है बच्चे के अंदर जिससे वो आगे जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। तो पता चला बेटा प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। अब बात आती है मेल एंड फीमेल बोथ कैन बी इनफर्टाइल। भाई मेल भी और फीमेल भी दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारे लड़के जो है स्टीराइड वगैरह हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में लेने लग रहे हैं, तो उनसे वो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मार्केट में तरह तरह की मेडिसिन आई हुई है, कोई जिम वगैरह के अंदर जाता है और वो बहुत सारे स्टीराइड हार्मोन वगैरह ले लेते हैं या कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो कि बेटा उनके लिए सेफ नहीं होती। एक बार तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं बच्चे, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं, तो इन चीजों से उसको बचना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो किसी भी मतलब वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की ही उसको सलाह लेनी चाहिए, तब जाके ऐसी मेडिसिन उसने अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए भाई। अब बात आती है भाई मेल, लो स्पर्म काउंट सपर्मिया। भाई मेल के अंदर क्या है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, भाई उसकी बॉडी के अंदर अच्छे से स्पर्म ना बन रहे हो तब भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, उसकी बॉडी में क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू ना हो, भाई इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो वो। सपर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, भाई उसका सपर्म में मोटिलिटी ना हो, सपर्म मूव ना कर पा रहा हो, तो उससे भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं। और फीमेल के अंदर क्या हो रहा हो, नो गैमेट प्रोडक्शन, फीमेल के अंदर अगर गैमेट नहीं बनेंगे तो क्या वो प्रेग्नेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। दूसरा, फेल्यूर ऑफ द फीमरी टू कलेक्ट ओवा। अब जो उसकी ये जो फीमरी है ये क्या है, क्या पता इस ओवा को कंसीव ना कर पाए, ओवा को अट्रैक्ट ना कर पा रही हो फीमेल के अंदर ओवरी, क्या पता उसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रॉब्लम हो। एंडोमेट्रियम नॉट थिकनिंग, भाई उसकी एंडोमेट्रियम लेयर बार बार ना बन रही हो, बार बार उसकी बॉडी के अंदर ओवम ना बन रहा हो, तो इन कंडीशन में क्या है, वो इनफर्टिलिटी के चांसेस उनके अंदर सबसे ज्यादा रहेंगे बेटा, ठीक है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो ये क्या है, दीज आर ग्रुप ऑफ द टेक्निक दैट कुड बी यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स। ये ART कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा जो इनफर्टाइल कपल्स के ऊपर यूज की जाती है कि भाई जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी से अपने बच्चों को पैदा करवा रहे हैं, उनको वैसे बच्चे ही नहीं हो रहे। यमुनानगर के अंदर पता नहीं 2.5 या 3 लाख कुछ ऐसे केसेस बताए गए थे, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कि जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा किए, ठीक है भाई। अब बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो, विट्रो का मतलब होता है बेटा बाहर, और एक दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाना। आजकल क्या हो रखा है, तो टेक्निक वेयर फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या कर देते हैं, मतलब मेल का सपर्म लेके फीमेल का ओवम लेके उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है बॉडी से बाहर, फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है बेटा फर्टिलाइज करवा के। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ZIFT और ICST, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब मेल का स्पर्म लेके फीमेल का ओवम लेके दोनों फ्यूज होते ही क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट को फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है और वहीं से उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है। यानी जो मेल और जो फीमेल जो है बच्चे पैदा करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसमें इस तरह की टेक्निक आजकल यूज हो रही है। इसको ZIFT बोलते हैं। एक IST क्या होती है बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। भाई पूरी उसकी बॉडी के अंदर जो क्या है स्पर्म जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पर्म मतलब भेज दिया जाता है। दूसरा क्या बेटा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन इस टेक्निक में क्या होता है, टेक्निक वेयर फर्टिलाइजेशन अकर विद इन द बॉडी। अब ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर दो टेक्निक है, ZIFT और AI। ZIFT होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। भाई जो गैमेट बने उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। यानी पहले तो क्या बनता है, आपने पता था फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले तो एक मेल स्पर्म होता है, फीमेल ओवम, दोनों को फर्टिलाइज करवाते हैं। फिर उनसे 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 सेल स्टेज बनती है ना। तो क्या होता है, अब जब वो 8 सेल स्टेज बन रही होती है तो उसको एम्पुला के अंदर मतलब छोड़ दिया जाता है। फिर वो ब्लास्टोमर बन जाता है। फिर उससे क्या है, बॉडी के अंदर पूरी तरह से इम्प्लांट करवा दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा। एक है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करवाया जाता है, बॉडी के अंदर सीमन को भेज दिया जाता है। अब आजकल तुम देखोगे तो ये पशुओं के अंदर भी बहुत चला हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पशुओं के मतलब जब भी कोई मतलब पशु को हम क्या करते हैं, उसको इंसेमिनेट करवाना होता है तो डॉक्टर टीके से आजकल उसको इंसेमिनेट करवा देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT, पॉपुलरली नाउन टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। इसमें क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, डोनर होता है। मतलब मेल से स्पर्म कोलेक्ट कर लिए जाते हैं बेटा, स्पर्म कोलेक्टेड इन पेट्री डिश। अब ये यहाँ से इस मेल के कोलेक्ट करके पेट्री डिश के अंदर डाल लिए। फिर वाइफ भी डोनर होती है, ओवा इज कलेक्टेड, मतलब फीमेल से ओवा ले लेंगे, मेल से स्पर्म ले लेंगे, दोनों को एक पेट्री डिश के अंदर डाल के क्या है, फर्टिलाइज करवा देंगे। क्या करवा देंगे, फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी प्रोवाइडिंग सेम कंडीशन लाइक वुड बी विद इन बॉडी। अब उसको ऐसा ही टेम्परेचर दिया जाएगा जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। मेल का स्पर्म लेके फीमेल का ओवम लेके दोनों को पेट्री डिश के अंदर डाल के फर्टिलाइज करवा देंगे और उसको उसको उतना ही टेम्परेचर देंगे जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। फिर क्या वहां से फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे ना भाई। इस क्लास को थोड़ा सा जल्दी करना है। तो क्या है, अब क्या है, जो मेल है और जो फीमेल गैमेट है दोनों क्या है, फर्टिलाइज हो गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट बन गया। क्या बन गया बेटा, जाइगोट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी ET। और जो विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब बाद में क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है अप टू 8 ब्लास्टोमा स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब जो ये एम्ब्रियो बनता है ना बेटा, तो जब वो उसकी 8 सेल स्टेज में आ जाता है, जब उसकी 8 सेल बन जाती हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज दिया जाता है, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर क्या होता है, अब वो फैलोपियन ट्यूब से फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो मोरूला बढ़ेगा, मोरूला से फिर वो यूट्रस के अंदर जाएगा, तो वहां से वो क्या है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। मोर देन 8 ब्लास्टोमर स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। ये 8 ब्लास्टोमर स्टेज के ऊपर यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं। भाई वो 8 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बना, फिर उसको क्या किया, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, इसको बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब बात आती है ICSI, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन होता है, यानी ये क्या दिखा रखा है, यहाँ पे ओवा दिखा रखा है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ये इंजेक्शन है, माइक्रो नीडल्स के द्वारा इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, यूजिंग एक माइक्रो नीडल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। जब फीमेल के अंदर ओवा बन रहा होता है तो उस ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पे भी ओवा बना। अब ओवा बन रहा है तो उसके अंदर स्पर्म भेज दिया,
तो ओवा क्या करेगा, सपम के साथ फर्टिलाइज कर देगा, तो वहां पे भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक सपम इंजेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या, सपम इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, सपम को यानी इस इंजेक्शन के अंदर सपम है और इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवा के अंदर। इसको बोलते हैं यूजिंग यानी इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम ओवा, यानी यूजिंग माइक्रोनीडल सपम इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म। इसके द्वारा सपम को साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। ठीक है बेटा, अब बात आती है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। तो इस टेक्निक का नाम क्या है, ZIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर ऑफ ओवम गैमेट फ्रॉम द डोनर टू ए मेल। अब मेल से इन्होंने क्या लिया, सपम ले लिया। हु कैन नॉट, अब इसमें क्या किया बेटा, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम गैमेट फ्रॉम द डोनर ऑफ द फीमेल। फीमेल से तो इसने क्या ले लिया, ओवम ले लिया। हु कैन नॉट प्रोड्यूस ए गैमेट बट कैन प्रोवाइड ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। अब भाई किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रही, वैसे उसकी सारी की सारी कंडीशन सही है, वो लेडीज बिल्कुल सही है, वो बच्चे को पूरा इन्वायरमेंट भी दे सकती है, बच्चे को यूट्रस भी दे सकती है, सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसके अंदर ओवम नहीं बन रहे। तो क्या करेंगे, किसी अदर फीमेल से ओवा डोनेट कर लेंगे, मतलब उसने ओवा ले लेंगे उसके ओवा, और किसी मेल यानी किसी मेल से स्पर्म ले लेगी वो, तो वो क्या है, अपने अपने बच्चे जो है वो पैदा कर सकती है फिर इस कंडीशन में। ठीक है, तो ओवम गैमेट फ्रॉम द डोनर ऑफ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट बट कैन प्रोवाइड ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी। तो AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, when there is हाँ ओलिगोस्पर्मिया और erectile dysfunction, sperm is collected from the partner to the donor, transferred artificially either into vagina, into the uterus, IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर एक AI टेक्निक है। AI का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कोई मेल है और वो सपर्म जो है उसकी बॉडी के अंदर बन तो रहा है, लेकिन वो इरेक्टाइल डिस्क इन्फेक्शन है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम्स है और वो सपर्म को उसकी बॉडी के अंदर नहीं भेज पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, इंजेक्शन की हेल्प से उस सपर्म को ओवम तक पहुंचाया जाएगा, तब भी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है भाई, उस टेक्निक को हमने क्या बोला, IUI बोला, यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब बात आती है बेटा नोट, सरोगेसी इज ए कॉज वेयर ए फीमेल कैरिड द चाइल्ड ऑफ अदर कपल्स, ओनली कैरी फॉर द प्रेगनेंसी, नॉट बायोलॉजिकल मदर, fertile कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड एट ऑल। अब आपने कुछ सरोगेट मदर देखी होगी, कई महिलाएं ऐसी हैं जो गरीब होती हैं और जो कई अमीर आदमी क्या करते हैं, अपना जैसे सपर्म ले लेते हैं और अपनी मिसेज का ओवम ले लेते हैं और उनको फर्टिलाइज करवा के किसी दूसरी महिला की बॉडी के अंदर वो इंसेमिनेट करवा देते हैं, और वो जो महिला होती है वो उसके बच्चे को वही इन्वायरमेंट देगी, वो उसको पेट के अंदर पाल लेगी, सब कुछ करेगी, फिर वो क्या है, वो उससे दोबारा से ले लेंगे। कुछ सरोगेसी इस टाइप की चली हुई है, जो बड़े घरों के लोग हैं वो ऐसे काम वो कर देते हैं। ठीक है ना बेटा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी जो है ना खराब ना हो, कुछ फीमेल कहती है, ठीक है ना, तो वो क्या कर देते हैं, किसी गरीब महिला को भाई उसके अंदर जो है ना मेल और फीमेल का फर्टिलाइज करवा के उस महिला के पेट में वो बच्चा पलेगा, फिर वो जैसे ही उसको डिलीवर कर देगी वो बच्चा उसे ले लेंगे और वो उसको पाल लेंगे। एक्चुअली में तो वो बच्चा उन्हीं का होगा, क्योंकि उनके ही क्या है भाई, उसी का उन्हीं के गैमेट है उसके अंदर, यानी उस वही एक्चुअल में फादर मदर तो वही है, लेकिन क्या है बायोलॉजिकली वो मदर नहीं है, बायोलॉजिकली तो वही उसके मेल और फीमेल जो है पेरेंट्स हैं, लेकिन वो क्या है उस बच्चे को एक इन्वायरमेंट देने के लिए उस दूसरे महिला के पेट में रखवाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या है, सरोगेसी कंडीशन है ये इस टाइप की। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, तो इसको एक बार बेटा ध्यान से पढ़ना, और इन विवो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये सारे के सारे पढ़ना है, क्या होता है GIFT क्या होता है, ठीक है ना, AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है ना, और ये सारी चीजें आपने एक बार जो है ना दोबारा से पढ़नी है। ICSI क्या है, ZIFT क्या है, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में याद रखना है। विट्रो का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, और विवो फर्टिलाइजेशन में क्या है, बॉडी के अंदर होगा बेटे। ठीक है ना भाई, तो ये चीजें आपने जो है ना
पूरी की पूरी अच्छे से पढ़नी है बेटा। अब इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या क्या क्यों इनफर्टिलिटी, सारे के सारे एक बार आपने जरूर पढ़ने हैं भाई, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बेटा, ठीक है ना। कोई भी मतलब अगर किसी को बाहर से कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, उसके अर्ली फंक्शन क्या है, बाद में वो फंक्शन कैसे दिखाई देने लगी हैं, ये सारी की सारी बातें आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली है। एसटीडी वगैरह भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी होती हैं, कौन से वायरस से फैलती हैं, ठीक है, किस कंडीशन में एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक बार जो है ना आपने अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है भाई बच्चों। तो ठीक है बेटे, थैंक यू, ठीक है भाई।